अकबर और पाखंडी बाबा का प्रपंच। आगरा में नई मुसीबत की दस्तक। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। यमुना का पानी शांत था, किले की दीवारें मजबूत थी और बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसे चमत्कार की तलाश होती है, और जहां चमत्कार की उम्मीद होती है वहां नमस्कार करने वाले ठग सबसे पहले पहुंचते हैं। बात उन दिनों की है जब शहर में एक अजीबोगरीब साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था स्वामी ब्रह्मांडानंद महाकाल उर्फ कल्लू हलवाई, जो पहले जलेबियां तलने में माहिर था, लेकिन अब लोगों को तलने आया था। स्वामी जी का हुलिया ही ऐसा था कि हंसी रोके न रुके। सर पर मोर के पंखों का ताज, गले में सूखी रोटियों की माला, जिसे वो अन्नपूर्णा कवच कहते थे, और शरीर पर भभूत की जगह मुल्तानी मिट्टी पुती हुई थी। वो चलते नहीं थे, बल्कि फुदकते थे और दावा करते थे कि धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी उन पर काम नहीं करता। वो तो बस धरती माँ का सम्मान करते हुए जमीन छू रहे हैं। अध्याय 2, अफवाहों का बाजार। स्वामी ब्रह्मांडानंद ने शहर के बाहर अपना डेरा जमाया। उनके चेलों ने, जो असल में पुराने जेब कतरे थे, पूरे आगरा में अफवाह फैला दी। अरे भाई, तुमने सुना? स्वामी जी के पास ऐसी शक्ति है कि वो लोहे को सोना बना सकते हैं, और तो और वो बादशाह के पूर्वजों से सीधे बात करते हैं। कल ही वो बाबर बादशाह के साथ स्वर्ग में लूडो खेल रहे थे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और अंततः अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। अकबर वैसे तो समझदार थे, लेकिन अपने पूर्वजों, खासकर दादा बाबर और पिता हुमायूं के प्रति उनकी भावुकता जगजाहिर थी। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, क्या तुमने उस दिव्य संत के बारे में सुना है? कहते हैं उनके पास रूहानी ताकतें हैं। बीरबल अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले, जी जहांपनाह, सुना तो है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि दिव्य संत को कल रात मच्छरों ने बहुत काटा। जिसके पास रूहानी ताकत हो उसे मच्छरदानी की क्या जरूरत? अकबर ने बीरबल को घूरते हुए कहा, हर बात में मजाक नहीं बीरबल, हम आज ही उनसे मिलने जाएंगे, वेश बदलकर। अध्याय 3, बाबा का दरबार और अकबर की परीक्षा। शाम को अकबर और बीरबल साधारण रईसों का वेश बनाकर बाबा के आश्रम पहुंचे। वहां का नजारा देखकर बीरबल की हंसी छूटते छूटते बची। बाबा एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। सामने एक कड़ाही में तेल खौल रहा था, जो असल में रंगीन सिरका था, पर दूर से तेल लगता था। बाबा बीच बीच में उस कड़ाही में हाथ डालते और फिर जोर से चिल्लाते, आह, पाप जल रहे हैं, पाप जल रहे हैं। भक्तगण वाह वाह कर रहे थे। अकबर आगे बढ़े और सिर झुकाकर बोले, महात्मा जी, हम बहुत दुखी हैं, क्या आप हमारा भविष्य बता सकते हैं? बाबा ने अपनी एक आंख खोली, दूसरी शायद चिपचिपी थी, और भारी आवाज में बोले, बेटा, तेरा भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन तेरे सिर पर एक भारी बोझ है। तेरे पूर्वज भूखे हैं। अकबर चौंक गए। भूखे? लेकिन हम तो रोज गरीबों को खाना खिलाते हैं। बाबा ने नाटकीय ढंग से सिर हिलाया, अरे मूर्ख, वो खाना तो गरीबों के पेट में जाता है, स्वर्ग में पार्सल थोड़ी पहुंचता है। मेरे पास स्वर्ग डाक सेवा, हेवनली पोस्ट सर्विस की सिद्धि है। तुझे 500 सोने की मोहरें देनी होंगी। मैं उन्हें स्वर्ण भस्माओं में बदलूंगा और सीधे तेरे दादाजी के पास भेज दूंगा। सुना है उन्हें काबुली पुलाव खाने का मन है। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी पोटली से मोहरें निकालने की कोशिश की। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ लिया और बाबा से बोले, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, जरा ये तो बताइए कि मेरी जेब में इस वक्त क्या है? बाबा सक्का गए। उन्होंने बीरबल को गौर से देखा। बीरबल की आंखों में उन्हें अपनी शामत नजर आई। बाबा ने बात घुमाते हुए कहा, तुच्छ प्राणी, मैं संसारी वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता, मेरी नजर तो सीधे ब्रह्मांड पर है। लेकिन तेरी जेब में जो भी है वो नश्वर है। बीरबल मुस्कुराए,
वाह बाबा, बिल्कुल सही। मेरी जेब में एक सड़ा हुआ केला है, वाकई बहुत नश्वर है। अकबर को बाबा की बात जंच गई थी। उन्होंने बीरबल को चुप रहने का इशारा किया और बाबा को वादा किया, हे महात्मा, मैं कल ही 1000 सोने की मोहरें लेकर आऊंगा। बस मेरे पूर्वजों को खुश कर दीजिए। बाबा की बांछें खिल गई। उन्होंने अकबर को विशेष आशीर्वाद, राख की एक चुटकी दी और विदा किया। अध्याय 4, बीरबल की चिंता। वापस लौटते समय अकबर बहुत खुश थे। देखा बीरबल, वो कितने ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे पूर्वजों का दुख पहचान लिया। बीरबल ने सिर पीटा, हुजूर, स्वर्ग में कोई भूखा नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो सोना खाकर पेट नहीं भरता। ये आदमी पक्का ठग है। वो 1000 मोहरें लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा शक करते हो। अगर तुमने कल दरबार में साबित नहीं किया कि वो झूठा है, तो तुम्हें उस बाबा का शिष्य बनना पड़ेगा और लंगोट पहनकर धुनी रमानी पड़ेगी। ये बीरबल के लिए खतरे की घंटी थी। अब सवाल इज्जत का था। उसे साबित करना था कि स्वामी ब्रह्मांडानंद असल में ठगानंद है। कहानी अभी बाकी है। क्या बीरबल बाबा की पोल खोल पाएंगे या बीरबल को पहननी पड़ेगी लंगोट? जानने के लिए पढ़े भाग 2, अकबर और पाखंडी बाबा का प्रपंच, भाग 2, अध्याय 5, बीरबल की जासूसी। रात के अंधेरे में जब पूरा आगरा सो रहा था, बीरबल का एक खबरी जासूस बाबा के आश्रम के पीछे झाड़ियों में छिपा बैठा था। उसने देखा कि दिव्य संत स्वामी ब्रह्मांडानंद अपना अन्नपूर्णा कवच, रोटियों की माला उतारकर मजे से मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे और अपने चेलों से कह रहे थे, अबे ओ लल्लू, कल वो मोटा आसामी अकबर 1000 मोहरे लाएगा। परसों हम यहां से निकल लेंगे, काशी की तरफ चलेंगे, वहां नया धंधा जमाएंगे। जासूस ने यह खबर बीरबल को दी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपनी योजना मिल गई थी। उन्होंने सोचा, बाबा को उनकी ही दवा पिलानी होगी। अध्याय 6, दरबार में महासंग्राम। अगले दिन दरबार सजा। अकबर उत्सुकता से बाबा का इंतजार कर रहे थे। तभी नगाड़ों की गूंज के साथ स्वामी ब्रह्मांडानंद का प्रवेश हुआ। उनके पीछे उनके चेले धुआं उड़ाते हुए चल रहे थे। बाबा ने आते ही अकबर को आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। पूर्वज इंतजार कर रहे हैं। वत्स, लाओ वो स्वर्ण मुद्राएं। अकबर ने इशारा किया। सेवकों ने सोने के सिक्कों से भरा थाल मंगवाया। बाबा की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वो हाथ बढ़ाने वाले थे, बीरबल बीच में आ गए। ठहरिए महाराज, बीरबल ने जोर से कहा। बाबा ने बीरबल को घूर कर देखा। विघ्न क्यों डालते हो अज्ञानी? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे प्रभु, पर कल रात मुझे भी एक सपना आया। आपके गुरु महामहिम हिमालय वाले बाबा मेरे सपने में आए थे। बाबा चौंके। मेरे गुरु? पर वो तो बाबा को पता ही नहीं था उनका गुरु कौन है, क्योंकि वो खुद ही फर्जी थे। बीरबल ने बात जारी रखी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मांडानंद की शक्तियां कम हो गई हैं। अगर उन्होंने बिना अग्नि परीक्षा दिए ये सोना लिया, तो सोना छूते ही वो भस्म हो जाएंगे और बादशाह के पूर्वज नाराज होकर भूत बन जाएंगे। अकबर डर गए। भूत? नहीं, बीरबल, तो उपाय क्या है? बीरबल ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, उपाय सरल है जहांपना। बाबा तो सिद्ध पुरुष है, आग इनका क्या बिगाड़ सकती है? हम बाबा को उस खौलते तेल की कड़ाही में बिठाएंगे जिसमें ये रोज हाथ डालते हैं। अगर ये सच में सिद्ध है तो तेल उन्हें ठंडक देगा, और अगर ये ठग है तो पकोड़े तल जाएंगे। अध्याय 7, कड़ाही का खौफ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा का पसीना उनकी मुल्तानी मिट्टी को बहाने लगा। बाबा ने हकलाते हुए कहा, अरे बालक, सिद्धों की परीक्षा नहीं ली जाती, ये पाप है। बीरबल ने तपाक से कहा, पाप तो तब होगा जब हम बिना परीक्षा के आपको सोना देंगे। सेवकों, कड़ाही लाओ।
और हाँ, इस बार सिरका नहीं, असली सरसों का तेल डालना और नीचे लकड़ियां खूब जलाना। सिरका शब्द सुनते ही बाबा समझ गए कि बीरबल को उनका राज पता चल चुका है। उनके चेलों ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया। कड़ाही दरबार के बीच में रखी गई, आग जलाई गई, तेल गर्म होने लगा। बीरबल ने आदर सहित कहा, पधारिए स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए, स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता यही है। बाबा की हालत पतली हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा। अकबर भी अब गंभीरता से देख रहे थे। अचानक बाबा ने अपनी रोटियों की माला फेंकी, मोर पंख का ताज उछाला और चिल्लाए, मुझे माफ कर दो, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं तो कल्लू हूं, कल्लू हलवाई। इतना कहकर वो दरबार के मुख्य द्वार की तरफ ऐसे भागे जैसे उनकी धोती में आग लग गई हो। उनके चेले भी उनके पीछे पीछे भागे। अकबर के सैनिक उन्हें पकड़ने दौड़े, लेकिन बीरबल ने हंसते हुए रोका। अध्याय 8, निष्कर्ष और बीरबल का इनाम। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वो कल्लू हलवाई के भागने का तरीका देखकर लोटपोट हो गए। अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, बीरबल, मान गए, तुमने न सिर्फ मेरा सोना बचाया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। अंधा विश्वास इंसान को अंधा कर देता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चमत्कार को नमस्कार जरूर कीजिए, लेकिन पहले देख लीजिए कि चमत्कार करने वाला हाथ में है या आस्तीन में। अकबर ने खुश होकर वो 1000 सोने की मोहरें, जो बाबा को दी जाने वाली थी, बीरबल को इनाम में दे दी। और उस दिन के बाद से आगरा में अगर कोई साधु आता तो लोग सबसे पहले बीरबल को बुलाते कि आओ भाई, जरा तेल की कड़ाही गरम करवाना, बाबा की परीक्षा लेनी है। वर्णन और संवादों के साथ 2 भागों में प्रस्तुत कर रहा हूं। बीरबल और शाही खजाने का अदृश्य चोर नूरमगल की चमक मुगल सल्तनत की शान और शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी। बादशाह अकबर का दरबार न केवल नवरत्नों से सजा था, बल्कि उनके खजाने में ऐसी नायाब वस्तुएं थी जिन्हें देखने के लिए फरिश्ते भी तरसते थे। इन्हीं अनमोल रत्नों में से एक था नूर मुगल, मुगल की रोशनी। ये एक नीलम ब्लू सैफायर था, जिसका आकार कबूतर के अंडे जितना बड़ा था और जो अंधेरे में भी नीली आभा बिखेरता था। इस नीलम को शीश महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा गया था। सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। कक्ष के बाहर 24 घंटे पहरा रहता था और दरवाजे पर 7 ताले जड़े थे, जिनकी चाबियां केवल बादशाह और वजीर आला के पास रहती थी। एक ठंडी रात, जब आगरा कोहरे की चादर में लिपटा था, शीश महल के गलियारों में सन्नाटा था। पहरेदार अपनी जगह मुस्तैद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरी सल्तनत की नींव हिला दी। अध्याय 2, असंभव चोरी। सुबह की अजान के साथ जब शाही रक्षक ने खजाने का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मखमली गद्दी जिस पर नूर मुगल रखा रहता था, खाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि 7 ताले बंद थे। दरवाजे पर खरोंच का एक निशान भी नहीं था। दीवारें, छत और फर्श सब जस के तस थे। कोई सुरंग नहीं खोदी गई थी, कोई रोशनदान नहीं टूटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा बनकर आया और नीलम लेकर हवा हो गया। बादशाह अकबर को खबर दी गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। कैसे मुमकिन है ये? अकबर ने गरजते हुए कहा, ताले बंद हैं, पहरेदार जागे हुए थे। फिर नीलम कहा गया, क्या उसे जिन्नात ले गए? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। खजांची और पहरेदार थरथर कांप रहे थे। शाही कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हमने हर जगह छानबीन कर ली। ऐसा लगता है कि चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई साया है। अध्याय 3, प्रतिद्वंदियों की विफलता। दरबार में बीरबल के कई विरोधी भी थे, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। उनमें से एक था सेनापति शमशेर खान।
उसे अपनी ताकत और जासूसी पर बहुत घमंड था। शमशेर खान ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, बीरबल की बातों और चुटकुलों से चोर नहीं पकड़े जाते। ये काम तलवार और सख्त पूछताछ का है। मुझे मौका दे, मैं शाम तक चोर को आपके कदमों में डाल दूंगा। अकबर ने हताशा में अनुमति दे दी। ठीक है शमशेर, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। शमशेर खान ने महल के सभी नौकरों, रक्षकों और सफाई कर्मियों को पकड़ लिया। उसने उन्हें कोड़े मारने की धमकी दी, जेल में डाला और सख्ती से पूछताछ की। चीख पुकार मच गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई भी जुर्म कबूलने को तैयार नहीं था, क्योंकि असल में किसी ने चोरी की ही नहीं थी, या कम से कम किसी साधारण तरीके से तो नहीं। शाम हो गई। शमशेर खान खाली हाथ और शर्मिंदा होकर दरबार में लौटा। माफ करे जहांपनाह, ये जरूर काला जादू है, उसने हार मानते हुए कहा। अध्याय 4, बीरबल का प्रवेश और सूक्ष्म निरीक्षण। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। बीरबल, क्या तुम्हारी बुद्धि इस गुत्थी को सुलझा सकती है? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर आदाब किया। जहांपनाह, जब ताकत हार जाती है तब बुद्धि का काम शुरू होता है, लेकिन मुझे अपराधी तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त और अपराध स्थल, क्राइम सीन का मुआयना करने की इजाजत चाहिए। बीरबल शीश महल के उस कक्ष में गए। उन्होंने वहां शमशेर खान की तरह शोर नहीं मचाया, वो बस शांत रहे। उन्होंने खाली गद्दी को देखा, फिर बंद तालों को गौर से परखा। उन्होंने फर्श पर बिछे कालीन को सूंघा। अचानक बीरबल की नजर कमरे की छत पर लटके एक विशाल झाड़फानूस, शैंडलियर, पर पड़ी। वो झाड़फानूस ठीक उस गद्दी के ऊपर था जहां नीलम रखा रहता था। बीरबल ने देखा कि झाड़फानूस के कांच के टुकड़ों पर धूल जमी है, लेकिन एक छोटे से हिस्से पर धूल नहीं थी, जैसे वहां किसी चीज ने स्पर्श किया हो। फिर बीरबल ने कमरे की खिड़की, जो बहुत ऊंचाई पर थी और लोहे की सलाखों से बंद थी, के पास जाकर एक अजीब चीज देखी। वहां एक नन्हा सा, लगभग अदृश्य रेशमी धागा फंसा हुआ था। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उनकी सूक्ष्म बुद्धि ने इशारा कर दिया था। उन्हें तरीका समझ आ गया था, लेकिन अपराधी कौन था, ये जानना बाकी था। अध्याय 5, मनोवैज्ञानिक जाल। दरबार में वापस आकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोरी किसी बाहरी ने नहीं, महल के ही किसी खास व्यक्ति ने की है, और चोर ने हाथ का नहीं, बल्कि विज्ञान और धैर्य का इस्तेमाल किया है। अकबर ने पूछा, कौन है वो? उसका नाम बताओ। बीरबल ने कहा, नाम बताने से पहले सबूत जरूरी है। मैंने एक जाल बिछाया है। आज रात महल के सभी खास दरबारियों और खादिमों, जिन्हें उस कक्ष में जाने की अनुमति थी, को दीवान खास में बुलाया जाए। मैं वही चोर को बेनकाब करूंगा। रात हुई। दीवान खास खचाखच भरा था। हर किसी के मन में डर और उत्सुकता थी। बीरबल ने एक अजीबोगरीब ऐलान किया। साथियों, बीरबल ने एक बड़े से संदूक, बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, इस संदूक में एक जादुई मुर्गा है। मेरे पूर्वजों ने इसे अरब के एक जादूगर से हासिल किया था। इस मुर्गे के पास ऐसी शक्ति है कि अगर कोई चोर इसकी पीठ पर हाथ फेरता है तो ये जोर से बांग देता है, लेकिन अगर कोई निर्दोष इसे छूता है तो ये चुप रहता है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने आगे कहा, अब हम दिए बुझा देंगे। घुप अंधेरा होगा। आप सभी को कतार में आना है। संदूक के अंदर हाथ डालकर मुर्गे की पीठ छूनी है और फिर अपनी जगह वापस जाना है। जब सब ये कर लेंगे तो हम चिराग जलाएंगे। अगर मुर्गा चिल्लाया तो चोर पकड़ा जाएगा। आखिर बीरबल की योजना क्या है? क्या सच में कोई जादुई मुर्गा है, या ये बीरबल की कोई नई चाल है? और चोर कौन है, जानने के लिए पढ़े भाग 2, बीरबल और शाही खजाने का अदृश्य चोर, भाग 2, अध्याय 6, अंधेरे का खेल। दीवान खास के सभी चिराग बुझा दिए गए। महल में ऐसा अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। सन्नाटा इतना गहरा था
कि लोगों की सांसें भी सुनाई दे रही थी। एक एक करके दरबारी और खादिम आगे बढ़े। कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। हर कोई संदूक के पास जाता, कुछ क्षण रुकता और फिर वापस अपनी जगह लौट आता। अजीब बात यह थी कि किसी के भी छूने पर मुर्गे ने बांग नहीं दी। जब आखिरी व्यक्ति भी अपनी जगह वापस आ गया तो बीरबल ने आवाज दी, चिराग रोशन किए जाएं। मशाले फिर से जला दी गई। दरबार फिर से रोशनी से नहा गया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, सभी ने मुर्गे को छू लिया, लेकिन मुर्गे ने बांग नहीं दी। क्या तुम्हारी विद्या फेल हो गई या चोर यहां मौजूद नहीं है? शमशेर खान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह बीरबल का नाटक है। जादुई मुर्गा। वाह! बीरबल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा जादुई मुर्गा बोलता नहीं है, वो दिखाता है। असल में इस संदूक में कोई मुर्गा नहीं था, उसमें एक पत्थर की मूर्ति थी। सब हैरान रह गए। तो फिर ये सब क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, सब्र रखें हुजूर, कृपया सभी दरबारी अपने दोनों हाथ ऊपर करें और हथेलियां खोल कर दिखाएं। अध्याय 7, काली हथेलियों का सच। बादशाह के आदेश पर सभी ने अपने हाथ आगे कर दिए। बीरबल एक एक करके सबके पास गए। उन्होंने देखा कि लगभग सभी की हथेलियों पर काला रंग, कालिख लगा हुआ था। बीरबल ने खुलासा किया, मैंने उस मूर्ति पर और संदूक के अंदर गीली कालिख और एक खास तरह का इत्र पोत रखा था। जो भी उसे छूता उसका हाथ काला होना तय था। बीरबल चलते चलते एक व्यक्ति के पास रुके। ये व्यक्ति महल का मुख्य झाड़फानूस साफ करने वाला चीफ शैंडलियर क्लीनर था, जिसका नाम करीम था। वो काफी वफादार माना जाता था और उसे ऊंचाई पर चढ़ने की महारत हासिल थी। बीरबल ने करीम का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाया। करीम का हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने जोर से कहा, जहां पनाह, यही है आपका चोर। करीम घबरा गया, नहीं हुजूर, मेरा हाथ साफ है, इसका मतलब मैं पाक हूं। बाकी सबके हाथ काले हैं, चोर वो है। बीरबल हंसे। यही तो सूक्ष्म बुद्धि का खेल है करीम। जो लोग निर्दोष थे उन्हें अपने दिल में कोई डर नहीं था। उन्होंने बेझिझक संदूक में हाथ डाला और मुर्गे को छूने की कोशिश की, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। लेकिन तुम्हारे मन में चोर था। तुम्हें डर था कि अगर तुमने जादुई मुर्गे को छुआ तो वो चिल्ला देगा और तुम पकड़े जाओगे। इसलिए तुमने अंधेरे का फायदा उठाया, संदूक में हाथ तो डाला, लेकिन मुर्गे को छुआ ही नहीं। इसलिए तुम्हारे हाथ साफ रह गए। करीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। अध्याय 8, चोरी का तरीका, मेथड ऑफ क्राइम। करीम ने कांपते हुए घुटने टेक दिए और रोते हुए गुनाह कबूल कर लिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बीरबल, इसने चोरी की कैसे? ताले तो बंद थे। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब मैंने घटनास्थल का मुआयना किया तो मुझे छत के झाड़फानूस पर एक जगह धूल हटी हुई मिली और खिड़की पर रेशमी धागा। करीम का काम झाड़फानूस साफ करना है। इसने दिन में ही सफाई के बहाने झाड़फानूस के ऊपर गोंद लगाकर एक लंबी और मजबूत डोर, थ्रेड, चिपका दी थी। उस डोर के दूसरे सिरे पर एक हुक था, जिसे उसने नूर मुगल की मखमली गद्दी के नीचे फंसा दिया था। शाम को जब कक्ष बंद हुआ तो नीलम वही था, लेकिन रात को करीम छत के रोशनदान, वेंटिलेशन शाफ्ट से, जो बहुत संकरा है और जहां से सिर्फ एक रस्सियों का माहिर ही झांक सकता है, वहां पहुंचा। उसने ऊपर से उस डोर को धीरे धीरे खींचा। नीलम डोर के साथ ऊपर उठा और सीधे झाड़फानूस के बीच में जाकर छिप गया। उसने उसे इतनी सफाई से खींचा कि किसी को पता नहीं चला। अगली सुबह जब हमने कमरा खोला तो नीलम गायब था, लेकिन असल में वो कमरे से बाहर गया ही नहीं था। वो हमारे सिर के ऊपर झाड़फानूस के बीच में छिपा हुआ था। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया।
सिपाही सीढ़ी लगाकर झाड़ फानूस तक पहुंचे। वहां सचमुच नूरे मुगल चमक रहा था। अध्याय 9 निष्कर्ष। बादशाह अकबर अवाक रह गए। उन्होंने करीम की चालाकी और उससे भी बढ़कर बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया। अकबर ने कहा, बीरबल, वाकई तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म है। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि बिना किसी हिंसा के उसके मन के डर को ही उसका दुश्मन बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। मैंने बस उस गवाह को बोलने का मौका दिया। करीम को कारागार में डाल दिया गया और शमशेर खान, जो बीरबल का मजाक उड़ा रहा था, शर्म से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अकबर ने खुश होकर अपनी उंगली से एक बेशकीमती अंगूठी उतारकर बीरबल को पहना दी। उस दिन के बाद से सल्तनत में यह बात मशहूर हो गई कि दीवारों के कान हो न हो, लेकिन बीरबल की नजरों से अपराधी की परछाई भी नहीं बच सकती। दरबार की उबाऊ दोपहर। आगरा के किले में दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर था और दरबार में मक्खियां भिन भिना रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बैठे उबासी ले रहे थे। मुल्ला दोप्याजा अपनी दाढ़ी में से सफेद बाल चुन रहे थे और संगीतकार तानसेन दीपक राग का रियाज करने की सोच रहे थे। लेकिन गर्मी इतनी थी कि डर था कहीं दरबार सच में न जल जाए। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, आज दरबार इतना ठंडा क्यों है? न कोई फरियादी, न कोई तमाशा। क्या हमारी सल्तनत में सारे चोर उचक्के सुधर गए हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब कोतवाल साहब खुद दोपहर में खर्राटे ले रहे हो तो चोर भी सोचता है कि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। लेकिन घबराइए मत, मुझे अभी अभी मुख्य द्वार पर शोर सुनाई दिया है। लगता है कोई विचित्र प्राणी आ रहा है। तभी दरबार के दरवाजे खुले और 2 सिपाही एक बेहद दुबले पतले आदमी को पकड़ कर लाए। वो इतना दुबला था कि अगर हवा तेज चलती तो उसे पत्थर जेब में रखकर चलना पड़ता। उसका नाम था घसीटाराम। उसके पीछे पीछे एक मोटा ताजा हलवाई चला रहा था, जिसका पेट इतना बड़ा था कि लगता था उसने अपनी दुकान की सारी मिठाइयां खुद ही खा ली है। उसका नाम था सेठ लड्डूमल। अध्याय 2 हलवाई का अजीब आरोप। अकबर ने पूछा, क्या माजरा है? ये सूखा पापड़ जैसा आदमी कौन है और ये गुब्बारे जैसा आदमी इसके पीछे क्यों पड़ा है? सेठ लड्डूमल ने आगे आकर अपनी तोंद हिलाई और रोनी सूरत बनाकर बोला, दुहाई हो महाराज, लुट गया, बर्बाद हो गया। इस गरीब ने मेरी दुकान को कंगाल कर दिया। अकबर ने घसीटाराम को देखा। इसने, ये तो खुद हवा के झोंके से गिर जाए, ये तुम्हें कैसे लूट सकता है? सेठ ने कहा, हुजूर, ये शारीरिक नहीं मानसिक डकैती है। ये आदमी कल मेरी दुकान के बाहर 1 घंटे तक खड़ा रहा। अकबर, तो खड़ा रहने पर तो कोई कर, टैक्स नहीं लगता। सेठ, अरे बस खड़ा नहीं था, मेरी दुकान में ताजी रबड़ी और देसी घी का हलवा बन रहा था। यह आदमी वहां खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इसने मेरी मिठाइयों की सारी खुशबू सूंघ ली। खुशबू सूंघने से इसका पेट भर गया और मेरी मिठाइयां बेस्वाद हो गई। अब मुझे इसके सूंघने के पैसे चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मुल्ला दोप्याजा की हंसी छूट गई। अकबर भी चकरा गए। अकबर ने घसीटाराम से पूछा, क्यों बे घसीटा, क्या तुमने सच में इसकी मिठाइयां सूंघी थी? घसीटाराम ने कांपते हुए हाथ जोड़े, माई बाप, मैं 3 दिन से भूखा था। हलवे की महक आ रही थी तो बस नाक से थोड़ी हवा अंदर चली गई। मैंने खाया कुछ नहीं। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मैं पैसे कहां से दूं? सेठ चिल्लाया, देखा, मान लिया इसने। हुजूर, सूंघना भी खाने के बराबर है। जब खुशबू पेट में गई तो भूख मिटी ना। मुझे 500 चांदी के सिक्के चाहिए, वरना मैं यही धरना दूंगा। अकबर, गरीब घसीटाराम और खुशबू का मुकदमा, भाग 2, अध्याय 3 दरबारियों की बहस।
समस्या बड़ी अजीब थी। क्या किसी को सूंघने के लिए सजा दी जा सकती है? अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। राजा मानसिंह ने तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, बादशाह सलामत। ये हलवाई पागल है, इसे तोप के मुंह पर बांध देना चाहिए। मुल्ला दोप्याजा ने विरोध किया, नहीं नहीं, तर्क तो है। अगर हम संगीत सुनकर खुश हो सकते हैं और पैसे देते हैं, तो खुशबू सुनकर पेट भरने पर पैसे क्यों नहीं? मुल्ला जी सिर्फ बीरबल का काम मुश्किल करना चाहते थे। सेठ लड्डूमल खुश हो गया। वाह मुल्ला जी, आप ही असली ज्ञानी हैं। बाकी सब तो हलवा खाने लायक भी नहीं। अकबर ने सिर पकड़ लिया। बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। अगर तुमने इस कंजूस हलवाई का मुंह बंद नहीं किया, तो कल को लोग हवा में सांस लेने का भी टैक्स मांगने लगेंगे। अध्याय 4, बीरबल का नाटक। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने चेहरे पर बहुत गंभीर भाव बनाया। वे सेठ लड्डूमल के पास गए और उसे गौर से देखा। बीरबल, सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चोरी तो चोरी है, चाहे माल की हो या खुशबू की। घसीटाराम के होश उड़ गए। बीरबल साहब, आप भी? बीरबल ने घसीटाराम को डांटा, चुप रहो, मुफ्तखोर कही के। पराई दुकान की खुशबू लेते हो और शर्म भी नहीं आती। तुम्हें सजा मिलेगी। सेठ लड्डूमल की बांझें खिल गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बीरबल भी मेरी मुट्ठी में है। 500 सिक्के तो पक्के। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, न्याय का तकाजा है कि घसीटाराम को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी जेब से इसके बदले जुर्माना भरूंगा। अकबर हैरान थे। बीरबल एक लालची आदमी को पैसे क्यों देंगे? बीरबल ने कहा, सेठ जी, आप कल दरबार में आइएगा। मैं एक थैली भरकर चांदी के सिक्के लाऊंगा और आपका पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। सेठ लड्डूमल खुशी से नाचता हुआ, जितना वो नाच सकता था, दरबार से गया। घसीटाराम रोने लगा, साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप उस मोटे का साथ दे रहे हैं? बीरबल ने घसीटाराम के कान में फुसफुसाया, चिंता मत कर, कल तुझे भरपेट खाना भी मिलेगा और तमाशा भी देखने को मिलेगा। अकबर, गरीब घसीटाराम और खुशबू का मुकदमा, भाग 3, अध्याय 5, बीरबल की तैयारी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। यह खबर पूरे आगरा में फैल गई थी कि बीरबल खुशबू के बदले पैसे देने वाले हैं। लोग ये चमत्कार देखना चाहते थे। सेठ लड्डूमल सबसे आगे बैठा था। उसने आज नया कुर्ता पहना था और एक बड़ा सा थैला साथ लाया था ताकि सिक्के रख सके। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लाल मखमली थैली थी। उस थैली के अंदर सिक्कों की खनखन सुनाई दे रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में इस बेतुके जुर्माने को भरने जा रहे हो? बीरबल, जी हुजूर, कानून सबके लिए बराबर है। घसीटाराम ने खुशबू ली तो सेठ को कीमत मिलनी चाहिए। अध्याय 6, अनोखा भुगतान। बीरबल सेठ लड्डूमल के पास गए। सेठ ने लालच में अपनी जीभ होठों पर फेरी और हाथ आगे बढ़ाया। लाइए दीवान जी, नेकी और पूछ पूछ। बीरबल ने कहा, ठहरिए सेठ जी, हिसाब पक्का होना चाहिए। बीरबल ने सिक्कों वाली थैली सेठ के दाएं कान के पास ले जाकर जोर से हिलाई। छन 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 छन। फिर वे बाएं कान के पास ले गए और फिर हिलाई। खन 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 खन। सेठ ने झल्लाकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं? मेरे कान का पर्दा फाड़ेंगे क्या? थैली मेरे हाथ में दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए थैली वापस अपनी कमर में बांध ली। हो गया भुगतान, जाइए ऐश कीजिए। सेठ चिल्लाया, क्या? कैसा भुगतान? आपने मुझे एक सिक्का भी नहीं दिया। पूरा दरबार बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने अब अपनी मजेदार दलील पेश की। बीरबल ने जोर से कहा, सेठ जी, घसीटाराम ने आपकी मिठाई खाई थी? सेठ, नहीं, सूंघी थी। बीरबल, यानी उसने मिठाई नहीं, मिठाई की महक ली। सही? सेठ,
हाँ सही बीरबल, तो सेठ जी मैंने भी आपको सिक्के नहीं दिए। सिक्कों की आवाज सुनाई। जैसे खाने के बदले खुशबू होती है, वैसे ही पैसों के बदले छनछनाहट होती है। खुशबू सूंघकर उसका पेट भरा और सिक्कों की आवाज सुनकर आपका खजाना भर गया। हिसाब बराबर। अकबर, गरीब घसीट आराम और खुशबू का मुकदमा, भाग 4, अध्याय 7। सेठ की बोलती बंद। बीरबल का तर्क सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। एक पल बाद बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, वाह, क्या नहले पे दहला मारा है। दरबारी भी हंसने लगे। सेठ लड्डूमल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी रबड़ी में नींबू निचोड़ दिया हो। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका तर्क, लॉजिक उसी पर भारी पड़ गया था। अगर वो कहता कि आवाज से पेट नहीं भरता, तो बीरबल कहते खुशबू से भी पेट नहीं भरता। वो फंस चुका था। बीरबल ने आगे कहा, क्यों सेठ जी, क्या सिक्कों की आवाज में खोट थी? अगर कम लगी हो तो मैं 2 बार और बजा सकता हूं। सेठ ने अपना थैला उठाया और बिना कुछ बोले सिर झुकाकर दरबार से भागने लगा। उसे पता था कि अब और रुकने पर उसकी रही सी इज्जत और शायद दुकान का लाइसेंस भी चली जाएगी। अध्याय 8, असली न्याय। सेठ के जाने के बाद अकबर ने घसीट आराम को बुलाया। वो अभी भी हैरान खड़ा था। अकबर ने कहा, घसीट आराम, बीरबल ने तुम्हें कानूनी पचड़े से तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारे भूखे पेट का क्या? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ लड्डूमल भागते भागते अपनी पगड़ी छोड़ गए हैं। मेरा सुझाव है कि इसे बेचकर घसीट आराम को शाही बावर्ची खाने से खाना खिलाया जाए। अकबर ने खुश होकर घसीट आराम को 100 सोने की मोहरें इनाम में दी और कहा, जाओ, अब खुशबू नहीं, भर पेट खाना खाना। और हां, अगली बार किसी कंजूस की दुकान के बाहर खड़े मत होना। घसीट आराम ने बीरबल के पैर छुए और खुशी खुशी चला गया। अध्याय 9, निष्कर्ष। दरबार खत्म होने पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ये आवाज वाला उपाय सूझा कैसे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में जैसे को तैसा ही इलाज काम करता है। जो व्यक्ति हवा बेच रहा हो, उसे भुगतान भी ध्वनि, साउंड में ही करना चाहिए। दोनों ही चीजें हाथ में नहीं आती, बस महसूस होती है। उस दिन के बाद से आगरा में ये कहावत मशहूर हो गई। अगर खुशबू सूंघने का पैसा मांगोगे तो सिक्कों की खनक सुनकर ही संतोष करना पड़ेगा। और हां, सेठ लड्डूमल ने उस दिन के बाद अपनी दुकान के बाहर लिखवा दिया, यहां खड़े होकर सूंघना फ्री है, लेकिन ज्यादा जोर से सांस ली तो छींकने का टैक्स लगेगा। राजा विक्रमजीत, एक सीधा सादा राजा जिसे चापलूसी पसंद है। मंत्री धन्नूलाल उर्फ महामूर्ख, जिसे खुद पर बहुत भरोसा है लेकिन अकल से पैदल है। सेनापति राघव, जो मंत्री की मूर्खता से परेशान है। राजगुरु, जो राजा को सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 1, एक अनोखी खोज। प्राचीन भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में बसा एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था, चंदनपुर। चंदनपुर की हवा में चंदन की खुशबू थी, खेतों में सोना उगता था और खजाने में मोतियों की कमी नहीं थी। बस एक ही कमी थी, वहां के राजा विक्रमजीत के पास एक ढंग का महामंत्री नहीं था। पुराने महामंत्री जी, जो बेहद बुद्धिमान थे, पिछले महीने ही परलोक सिधार गए थे। उनके जाने के बाद से राज्य का कामकाज ठप पड़ा था। राजा विक्रमजीत को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि जिसकी सोच बाकियों से एकदम अलग हो। राजा अक्सर कहते थे, मुझे लकीर का फकीर नहीं चाहिए, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला चाहिए। यही आउट ऑफ द बॉक्स की चाहत राजा को एक दिन भारी पड़ने वाली थी। राजा ने मुनादी पिटवा दी, पूरे राज्य में ढोल बजवा दिए गए, सुनो सुनो सुनो, चंदनपुर के महाराज को एक ऐसे महामंत्री की आवश्यकता है
जो दुनिया की सबसे कठिन पहेली को सुलझा सके। जो भी अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करेगा उसे महामंत्री का पद और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। नियत दिन पर राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। देश विदेश के विद्वान, पंडित और नीति शास्त्र के ज्ञाता आए हुए थे। राजा विक्रमजीत अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दाहिनी ओर राजगुरु और बाईं ओर सेनापति राघव बैठे थे। राजा ने प्रश्न रखा, विद्वानों, मेरा प्रश्न सरल है। वो क्या है जो जितना ज्यादा घटता है उतना ही बड़ा होता जाता है? सन्नाटा छा गया। एक विद्वान ने कहा, महाराज, कर्ज। राजा ने सिर हिलाया। नहीं। दूसरे ने कहा, शत्रुता। राजा ने फिर मना कर दिया। तभी भीड़ के सबसे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, महाराज, इसका उत्तर तो बहुत सरल है। क्या मैं आगे आ सकता हूं? भीड़ हटी और एक दुबला पतला आदमी, जिसने सिर पर पगड़ी की जगह एक मटका आधा फोड़कर पहना हुआ था और जिसके गले में सब्जियों की माला थी, आगे आया। उसका नाम धन्नू लाल था। वो गांव का ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग अक्सर कुएं में पत्थर फेंककर पानी की गहराई नापते हुए देखते थे। सेनापति राघव ने उसे देखते ही माथा पीट लिया। महाराज, ये पागल है, इसे बाहर निकालिए। लेकिन राजा विक्रमजीत को उस आदमी के आत्मविश्वास ने चौंका दिया। राजा ने कहा, रुको सेनापति, वेशभूषा से किसी की बुद्धिमत्ता का आकलन नहीं करना चाहिए। बोलो युवक, तुम्हारा उत्तर क्या है? धन्नू लाल ने दांत निपोड़ते हुए कहा, महाराज, वो चीज है गड्ढा। आप उसमें से जितनी मिट्टी निकालेंगे, घटाएंगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उत्तर बिल्कुल सही था। राजा विक्रमजीत अपनी गद्दी से उछल पड़े। अद्भुत, अति उत्तम, इतना सरल, फिर भी इतना गहरा। युवक, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी वेशभूषा बताती है कि तुम दुनियादारी से ऊपर उठ चुके हो। धन्नू लाल ने गर्व से सीना चौड़ा किया, जिससे उसके गले की लौकी की माला हिलने लगी। जी महाराज, मैं हमेशा गहराई में ही सोचता हूं, इसीलिए तो कुएं में झांकता रहता हूं। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी, आज से ये धन्नू लाल चंदनपुर का नया महामंत्री घोषित किया जाता है। राजगुरु ने आपत्ति जताई, महाराज, केवल एक प्रश्न के आधार पर इतना बड़ा निर्णय? राजा ने हाथ उठाया, राजगुरु, हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। हमें हमारा हीरा मिल गया है। और इस तरह चंदनपुर के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। अध्याय 2, छाया का कर, शैडो टैक्स। धन्नू लाल के मंत्री बनने के एक सप्ताह बाद की बात है। राजा विक्रमजीत राजकोष, ट्रेजरी की स्थिति को लेकर चिंतित थे। पड़ोसी राज्यों से व्यापार कम हो गया था और आय घट रही थी। राजा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। महामंत्री धन्नू लाल, राजा ने कहा, राज्य की आय बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? धन्नू लाल, जो उस समय एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, चौंक गया। उसने गंभीर होने का नाटक किया। उसने अपनी आंखें मूंदी, जैसे किसी गहरे चिंतन में हो। महाराज, धन्नू लाल ने कहा, समस्या यह है कि लोग राज्य की जमीन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका पूरा किराया नहीं देते। क्या मतलब? राजा ने पूछा। महाराज, जब कोई नागरिक सड़क पर चलता है तो वो केवल अपने पैरों की जगह नहीं घेरता, उसकी परछाई, शैडो भी तो सरकारी जमीन पर पड़ती है। वो परछाई भी तो जगह घेरती है। क्या उन्होंने उस परछाई के लिए हमें कर, टैक्स दिया? राजा विक्रमजीत सोच में पड़ गए। बात तो पते की है, परछाई भी तो हमारी जमीन पर ही गिरती है। धन्नू लाल ने जोश में आकर कहा, बिल्कुल महाराज। और सोचिए, मोटे आदमी की परछाई ज्यादा बड़ी होती है तो उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दोपहर में परछाई छोटी होती है तो आधा टैक्स। सुबह शाम परछाई लंबी होती है तो दोगुना टैक्स। सेनापति राघव ने अपना सिर दीवार पर मारने की इच्छा दबाते हुए कहा, लेकिन महामंत्री, परछाई तो सूर्य की रोशनी से बनती है
इस पर किसी का जोर नहीं है, जनता विद्रोह कर देगी। धनुलाल ने सेनापति को ऐसे देखा जैसे वो कोई अबोध बालक हो। सेनापति जी, अगर जनता टैक्स नहीं देना चाहती तो वे छाया में चले या फिर रात में चले, इससे दिन में भीड़ भी कम होगी। देखा, एक पंथ दो काज। राजा विक्रमजीत, जो धन्नु के तर्क से मंत्रमुग्ध थे, बोले, वाह, क्या दूरदृष्टि है, इसे तुरंत लागू किया जाए। इसे हम छाया कर कहेंगे। अगले दिन से चंदनपुर में हाहाकार मच गया। सैनिक फीता लेकर सड़कों पर घूमने लगे। ए मोटापा राम, रुको, एक सैनिक चिल्लाया, तुम्हारी परछाई सरकारी चबूतरे पर पड़ रही है, निकालो 2 स्वर्ण मुद्राएं। अरे भाई, मैं तो बस सब्जी लेने जा रहा था, वो आदमी गिड़गिड़ाया। लोग अपनी परछाई बचाने के लिए दीवारों से चिपक कर चलने लगे। कुछ लोग तो रेंग कर चलने लगे ताकि परछाई कम बने। बाजार में लोग छाता लेकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चलने लगे ताकि नीचे वाले की परछाई ऊपर वाले की परछाई में छिप जाए। सबसे बुरा हाल तब हुआ जब दोपहर को राजा खुद नगर भ्रमण पर निकले। उनकी भव्य सवारी निकली। हाथी पर राजा और उनके पीछे धनुलाल बैठे थे। बाजार के बीचों बीच एक बूढ़े आदमी ने राजा का रास्ता रोक लिया। महाराज की जय हो। क्या बात है वृद्ध? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आपका सबसे वफादार नागरिक हूं, लेकिन आपके महामंत्री के नए नियम के अनुसार मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। बूढ़े ने कहा। क्या? राजा क्रोधित हुए। हाँ महाराज। बूढ़े ने उंगली उठाई। देखिए, आपके हाथी की इतनी विशाल परछाई मेरी दुकान पर पड़ रही है। मेरी दुकान की जमीन मैंने खरीदी थी। अब आपकी हाथी की परछाई मेरी जमीन का अवैध कब्जा कर रही है। या तो टैक्स दीजिए या हाथी हटाइए। धनुलाल चिल्लाया, गुस्ताख, राजा से टैक्स मांगता है? बूढ़े ने कहा, कानून तो सबके लिए बराबर है मंत्री जी। राजा ने देखा कि आसपास की भीड़ बूढ़े के समर्थन में खड़ी है। राजा को अपनी गलती, या यूं कहें धनु की मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन वो अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते थे। धनुलाल ने तुरंत राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, चिंता न करें, मेरे पास इसका भी तोड़ है। क्या? हम सूरज पर ही पाबंदी लगा देते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो परछाई नहीं होगी। राजा ने धनु को घूर कर देखा। पहली बार राजा को लगा कि शायद, बस शायद, उनका मंत्री थोड़ा अजीब है। लेकिन राजा ने आदेश दिया, छाया कर अभी रद्द किया जाता है। हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। जनता ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। अध्याय 3, खेती का नया तरीका। छायाकर की विफलता के बाद धनुलाल को अपनी साख बचाने की चिंता थी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे खजाना रातों रात भर जाए। एक दिन वो राजमहल के बगीचे में टहल रहा था। माली एक गड्ढे में बीज डाल रहा था। ये क्या कर रहे हो? धन्नु ने पूछा। मंत्री जी, मैं आम की गुठली बो रहा हूं। कुछ सालों में ये पेड़ बनेगा और हजारों आम देगा, माली ने समझाया। धनुलाल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक गुठली से हजारों आम? मतलब एक चीज जमीन में डालो तो वो हजारों गुना होकर निकलती है? जी हुजूर, धरती माता का यही चमत्कार है, माली ने कहा। धनुलाल दौड़ता हुआ राजा के पास गया। महाराज, मिल गया, खजाना भरने का तरीका मिल गया। राजा, जो अभी पिछले सदमे से उबरे नहीं थे, सतर्कता से बोले, अब क्या योजना है धनु? महाराज, हम अनाज क्यों उगाते हैं? क्योंकि हमें खाना चाहिए। तो अगर हमें सोना चाहिए तो हम सोना क्यों नहीं उगाते? राजा ने माथे पर शिकन डाली। सोना उगाना? धनु, सोना पेड़ पर नहीं उगता। महाराज, आपने कभी कोशिश की? धनु ने प्रतिप्रश्न किया। किसने कहा नहीं उगता? हमारे पूर्वजों ने शायद कोशिश ही नहीं की। देखिए, मिट्टी का गुण है गुनाह करना। एक दाना डालो, 100 दाने लो। अगर हम राजकोष का सारा सोना जमीन में गाड़ दें और अच्छी खाद पानी दें
तो अगले साल तक हमारे पास सोने के जंगल होंगे, सोने के पेड़ जिन पर सोने के सिक्के लटकेंगे। राजा विक्रमजीत का लालच उनकी बुद्धि पर हावी हो गया। सोने के जंगल की कल्पना ने उन्हें अंधा कर दिया। क्या यह संभव है? राजा ने धीमे स्वर में पूछा। 100% महाराज। बस हमें सबसे उपजाऊ जमीन चाहिए और सुरक्षा, क्योंकि जब पेड़ उगेंगे तो पड़ोसी राजा उन्हें लूटने आ सकते हैं। अगले ही दिन एक गुप्त आदेश जारी हुआ। शाही खजाने का 80% सोना बोरियों में भरा गया। राज्य के सबसे सुरक्षित और उपजाऊ शाही खेत को चुना गया। रात के अंधेरे में धनुलाल की देखरेख में हजारों सोने के सिक्के और ईंटें जमीन में बो दी गई। धनुलाल ने माली को विशेष निर्देश दिए, इसमें सबसे महंगी खाद डालना और रोज सुबह शाम शाही दूध से सिंचाई करना। सोने के पेड़ को पानी नहीं, दूध चाहिए होता है, तभी तो चमक आएगी। बेचारा माली क्या कहता? उसने सिर झुका लिया। महीने बीतने लगे। राजा रोज पूछते, धन्नु, क्या कोई अंकुर फूटा? धन्नु कहता, महाराज, सोना है, कठोर होता है, उगने में वक्त लगता है, धैर्य रखें। 6 महीने बाद खेत में कुछ नहीं उगा। उल्टा दूध और खाद की वजह से वहां की मिट्टी से भयानक बदबू आने लगी और हजारों कीड़े पैदा हो गए। लेकिन असली तबाही तब पता चली जब एक रात भारी बारिश हुई। खेत की मिट्टी बह गई। अगली सुबह राजा और धनु खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन तो खुदी पड़ी है, लेकिन सोना गायब है। ये क्या? राजा दहाड़े। सोना कहाँ है? पेड़ तो छोड़ो, बीज भी नहीं है। धनुलाल ने जमीन को ध्यान से देखा और फिर एक दार्शनिक की तरह बोला, महाराज, ये धरती बहुत भूखी थी। लगता है उसने सारा सोना पचा लिया। हमें और डालना चाहिए था। तभी सेनापति राघव वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक चोर का गिरेबान था। महाराज, सेनापति ने कहा, धरती ने नहीं, इसने पचाया है। ये माली और इसके साथियों ने धीरे धीरे रोज रात को खुदाई करके सारा सोना निकाल लिया और पड़ोसी राज्य भागने की फिराक में थे। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने धनुलाल की ओर देखा। धनुलाल ने तुरंत कहा, देखिए महाराज, मेरा विज्ञान सही था। सोना बढ़ा ना, पहले वो खजाने में एक जगह पड़ा था, अब वो माली, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी राज्य तक फैल गया। इसे कहते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। राजा ने अपना जूता निकाला और धनुलाल के पीछे दौड़े। अध्याय 4, चूहों की सेना, आउटलाइन फॉर फर्दर एक्सपांशन। यहां से कहानी का विस्तार किया जा सकता है। कहानी का अगला हिस्सा। राजा ने धनुलाल को लगभग नौकरी से निकाल ही दिया था, लेकिन तभी पड़ोसी शत्रु राज्य कलिंजर ने युद्ध की धमकी दे दी। चंदनपुर की सेना छोटी थी। राजा घबरा गए। धनुलाल ने फिर एक उपाय सुझाया। महाराज, उनके पास हाथी है, हमारे पास चूहे हैं। धनु की योजना यह थी कि राज्य के सारे चूहों को पकड़ा जाए और उन्हें दुश्मन के खेमे में छोड़ दिया जाए, ताकि वे उनके राशन और हथियारों को कुतर डालें। हास्य घटना, चूहों को पकड़ने के लिए राज्य में शाही बिल्ली बल का गठन किया गया, लेकिन बिल्लियां चूहों को खाने लगी। फिर धनु ने आदेश दिया कि बिल्लियों के मुंह पर जाली बांधी जाए। इससे बिल्लियां विद्रोही हो गई और उन्होंने सेनापति को नोच लिया। अंत में जब युद्ध हुआ तो धनु की गलती से या संयोग से चूहे दुश्मन के हाथियों की सूंड में घुस गए और दुश्मन के हाथी पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। चंदनपुर जीत गया। धनुलाल फिर से हीरो बन गया। राजा ने मान लिया कि ये मूर्ख नहीं, बल्कि कोई दैवीय पागल है। अध्याय 5 से 10 की रूपरेखा, सिनॉप्सिस। मच्छरों का संगीत। चैप्टर 5, उदास स्माइली राजा को नींद नहीं आती। धनु सुझाव देता है कि मच्छरों की भिनभिनाहट एक संगीत है, बस उसे सुर में करना होगा। वो राज्य के संगीतकारों को मच्छरों को संगीत सिखाने का आदेश देता है। उल्टा दरबार। चैप्टर 6, उदास स्माइली। धनु का मानना है कि दुनिया उल्टी चल रही है।
वो आदेश देता है कि लोग हाथों के बल चलेंगे और पैरों से काम करेंगे। राज्य में अफरातफरी मच जाती है। बादलों को गिरफ्तारी। चैप्टर 7 उदास स्माइली सूखा पड़ने पर धनु बारिश न करने के जुर्म में बादलों के खिलाफ वारंट जारी करता है। सैनिक आसमान की तरफ भाले तान कर खड़े रहते हैं। संयोग से बारिश हो जाती है और लोग उसकी जय जयकार करते हैं। चंद्रमा का बंटवारा। चैप्टर 8 उदास स्माइली राजा को खीर में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। वो उसे अपने बच्चों में बांटना चाहता है। धनु तालाब के पानी को सुखाने का आदेश देता है ताकि चांद को पकड़ा जा सके। अंत रेजोल्यूशन। अंत में एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है जहां धनु की कोई भी तुक्का काम नहीं करता। तब राजगुरु और सेनापति मिलकर राज्य को बचाते हैं। राजा को समझ आता है कि भाग्य के भरोसे राज्य नहीं चलता। धनु को शाही विदूषक, रॉयल जेस्टर बना दिया जाता है, जहां उसकी मूर्खता का उपयोग मनोरंजन के लिए होता है, शासन के लिए नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला अध्याय? जय खामोश मौत। अमावस की रात थी। रक्तगढ़ का किला, जो विंध्य के पहाड़ों पर एक विशाल दानव की तरह खड़ा था, काले बादलों और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच सहमा हुआ लग रहा था। हवा में नमी थी, लेकिन महल के गलियारों में जो गंध थी वो बारिश की नहीं, खौफ की थी। शाही शयन कक्ष के बाहर पहरा कड़ा था। 12 अंगरक्षक नंगी तलवारें लिए खड़े थे। एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती थी। भीतर सेनापति कालभैरव अपनी मदिरा का प्याला होठों से लगा रहे थे। वे एक वीर योद्धा थे जिन्होंने 20 युद्ध जीते थे, लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें एक गुप्त पत्र मिला था। आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अचानक कमरे की मशालें बुझ गई। अंधेरा, घना गहरा अंधेरा। कौन है? कालभैरव गरजे। उन्होंने अपनी तलवार खींच ली। सन्नाटे में केवल हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। फिर एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे रेशम फर्श पर घिसट रहा हो। सामने आओ कायर, सेनापति चिल्लाए। अगले ही पल बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। कालभैरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने कोई इंसान नहीं था, बस एक साया था। दीवार पर उभरा एक काला साया जिसके हाथ में खंजर था, लेकिन कमरे में उस साये का कोई मालिक नहीं था। ये संभव नहीं। एक तीखी आवाज, मांस के फटने की आवाज, और फिर एक भारी शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज। जब अंगरक्षक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियां बंद थी। कोई गुप्त रास्ता नहीं था, लेकिन फर्श पर सेनापति कालभैरव की लाश पड़ी थी। उनकी छाती में एक अजीबोगरीब खंजर धंसा था, जिस पर एक नीले नाग का निशान बना था। हत्यारा हवा में गायब हो चुका था। दरबार का सबसे खौफनाक रहस्य अब शुरू हो चुका था। अध्याय 1 निर्वासन से वापसी। घटना के 3 दिन बाद रक्तगढ़ की सीमा पर स्थित एक छोटे से सराय में आर्यन बैठा अपनी चाय पी रहा था। उसके कपड़े धूल से सने थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। 2 साल पहले उसे राजद्रोह के झूठे आरोप में राज्य से निकाल दिया गया था। वो वही आर्यन था जिसे कभी शाहीबाज कहा जाता था, जिसकी नजरों से कुछ नहीं छिपता था। तभी सराय के बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दी। शाही रक्षक अंदर दाखिल हुए। सराय में सन्नाटा छा गया। नायक रंजीत सिन्हा आगे बढ़ा। उसने आर्यन को पहचाना। आर्यन, महाराज का बुलावा है, रंजीत ने कहा। आर्यन ने चाय की चुस्की ली, बिना उनकी ओर देखे। मैं एक निर्वासित हूं, रंजीत। अगर मैं सीमा के अंदर पैर रखूंगा तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। ये महाराज का ही आदेश था। आदेश बदल दिया गया है। रंजीत ने एक शाही ताम्रपत्र स्क्रॉल मेज पर रखा। सेनापति कालभैरव की हत्या हो गई है। एक बंद कमरे में। कोई सुराग नहीं है। महाराज को डर है कि अगला नंबर उनका है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। आर्यन की आंखें
ताम्रपत्र पर टिक गई। काल भैरव, वो आदमी जिसने आर्यन को देश निकाला दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसकी मौत किसने मारा? आर्यन ने पूछा। किसी ने नहीं, रंजीत की आवाज कांपी। लोगों का कहना है नीले साए ने मारा है, एक श्राप जो 100 साल बाद लौटा है। आर्यन हंसा, एक रूखी व्यंग्यात्मक हंसी। श्राप और भूत केवल कहानियों में होते हैं रंजीत। हत्यारे के पास हाथ होते हैं और उन हाथों में हथियार। चलो देखते हैं तुम्हारे इस साइज में कितना दम है। अध्याय 2, संदिग्ध दरबार। महल में पहुंचते ही आर्यन को तनाव महसूस हुआ। हर चेहरे पर डर था। महाराज उदय सिंह अपने सिंहासन पर सिकुड़े हुए बैठे थे। कभी शेर की तरह दहाड़ने वाले राजा आज बिल्ली की तरह सहमे हुए थे। आर्यन ने झुककर प्रणाम किया। महाराज। आर्यन। महाराज की आवाज में राहत थी। तुम आ गए। पुरानी बातों को भूल जाओ। अगर तुमने इस हत्यारे को ढूंढ निकाला तो तुम्हें तुम्हारा पुराना पद और सम्मान वापस मिल जाएगा। मुझे सम्मान नहीं, सत्य चाहिए महाराज, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। मुझे घटना स्थल देखना है। वजीर कासिम, जो अपनी धूर्तता के लिए जाना जाता था, बीच में बोला। वहां देखने के लिए कुछ नहीं है आर्यन, ये एक जिन्न का काम है। कमरा अंदर से बंद था। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। हमें तांत्रिकों को बुलाना चाहिए।